क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद भी इंसान को दोबारा जिंदा किया जा सकता है? जी हाँ, यह सुनकर अजीब जरूर लगेगा, लेकिन यह विज्ञान का एक नया और दिलचस्प पहलू है जिस पर वैज्ञानिक आज काम कर रहे हैं। इसे क्रायोनिक्स कहा जाता है और इस तकनीक के जरिए वैज्ञानिक दावा करते हैं कि इंसान की मृत्यु के बाद भी उसकी बॉडी को विशेष परिस्थितियों में संरक्षित किया जा सकता है ताकि भविष्य में उसे दोबारा जीवित किया जा सके। आज के दौर में हम विज्ञान की कई अद्भुत खोजों का साक्षी बन रहे हैं, लेकिन क्रायोनिक्स एक ऐसी तकनीक है जो हमारे सोचने के तरीके को बदल सकती है। सोचिए, अगर किसी इंसान को मृत्यु के बाद सुरक्षित रखा जा सके और विज्ञान के माध्यम से उसे जीवन वापस दिया जा सके तो क्या होगा? यह न सिर्फ विज्ञान बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह तकनीक भविष्य में एक दिन मृत्यु पर विजय पा सकती है और इंसानों को अमरता के करीब ले जा सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर यह तकनीक सफल हो जाती है तो यह हमारे जीवन और मृत्यु के मूलभूत नियमों को चुनौती देने वाली होगी। फिलहाल इस तकनीक का लाभ कुछ ही लोग उठा रहे हैं जिनकी बॉडी को विशेष फ्रीजिंग तकनीक के माध्यम से संरक्षित किया जा रहा है। इसके समर्थकों का मानना है कि भविष्य में विज्ञान के विकास के साथ मरने के बाद भी हमें एक और मौका मिल सकता है। क्रायोनिक्स एक ऐसी तकनीक है जो विज्ञान और फंतासी की दुनिया के बीच की दूरी को घटाने का प्रयास करती है। यह विचार कि मरने के बाद भी इंसान को जिंदा किया जा सकता है, सन 1960 के दशक में रॉबर्ट एटिंगर नामक एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि यदि किसी इंसान की बॉडी को बहुत कम तापमान पर सुरक्षित रखा जाए तो भविष्य में जब चिकित्सा विज्ञान और तकनीकी उन्नत हो जाएं, तो उस इंसान को दोबारा जीवित किया जा सकता है। एटिंगर का यह विचार उस समय लोगों के लिए अजीब और असंभव जैसा था, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान धीरे धीरे समझ में आने लगा। क्रायोनिक्स में मरने के बाद बॉडी को तुरंत ठंडा करके संरक्षित किया जाता है ताकि सेल्स में होने वाली कोई भी क्षति रोकी जा सके। जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसके दिल और दिमाग की क्रियाएं बंद हो जाती हैं। इसके बाद क्रायोनिक्स में उसकी बॉडी को धीरे धीरे एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से ठंडा किया जाता है और अंततः तरल नाइट्रोजन में जमा दिया जाता है। यह तापमान इतना कम होता है कि शरीर के सेल्स और ऊतक सुरक्षित रहते हैं और बॉडी को कई वर्षों तक बिना किसी क्षति के संरक्षित किया जा सकता है। हालांकि यह प्रक्रिया केवल उन लोगों के लिए ही की जा सकती है जिनकी ब्रेन डेथ नहीं हुई है, यानी उनका मस्तिष्क अभी भी कुछ हद तक काम कर रहा है और उनकी चेतना पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। क्रायोनिक्स का विज्ञान हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर भविष्य में चिकित्सा और तकनीकी इतनी उन्नत हो जाए कि वह मृत कोशिकाओं को पुनः सक्रिय कर सके, तो क्या वाकई इंसान को पुनर्जीवित किया जा सकता है? इस तकनीक को लेकर अब तक हजारों लोगों की बॉडीज प्रिजर्व की जा चुकी हैं, जो इस उम्मीद में हैं कि एक दिन विज्ञान उनके प्रियजनों को वापस ला सकेगा। क्रायोनिक्स की प्रक्रिया को सही ढंग से समझना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो क्रायोनिक्स विशेषज्ञों की टीम तुरंत उस व्यक्ति की बॉडी को ठंडा करना शुरू कर देती है ताकि उसकी कोशिकाओं को ज्यादा नुकसान न हो। इस प्रक्रिया में बॉडी को धीरे धीरे ठंडा करके उसे तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। तरल नाइट्रोजन का तापमान -196 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो इतना ठंडा होता है कि शरीर की कोशिकाएं स्थिर अवस्था में बनी रहती हैं। इस तरह से ठंडा करने पर कोशिकाओं में किसी भी प्रकार का रासायनिक या जैविक परिवर्तन नहीं होता है, जिससे शरीर में कोई क्षति नहीं होती। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान कई तकनीकी चुनौतियां भी आती हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कि बॉडी को ठंडा करते समय उसमें बर्फ के क्रिस्टल न बने, क्योंकि इससे कोशिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है। इसके लिए विशेषज्ञ एक विशेष रसायन, जिसे क्रायोप्रोटेक्टेंट कहते हैं, का उपयोग करते हैं। यह रसायन शरीर में पानी की जगह ले लेता है और कोशिकाओं को बर्फ में बदलने से रोकता है। हालांकि यह प्रक्रिया बेहद जटिल है और हर व्यक्ति की बॉडी के हिसाब से अलग तरीके से की जाती है। एक और बड़ी चुनौती है कि यह प्रक्रिया बहुत महंगी है। क्रायोनिक्स का खर्च लाखों डॉलर तक जा सकता है, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। इसके कारण दुनिया में कुछ ही लोग इस तकनीक का लाभ ले पा रहे हैं। वर्तमान में अमेरिका और रूस में कई क्रायोनिक्स सुविधाएं मौजूद हैं, जो शरीरों को प्रिजर्व करके रखती हैं। इनमें अल्कोर और क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इस प्रक्रिया में एक और रोचक बात यह है कि कुछ लोग अपनी पूरी बॉडी को प्रिजर्व करवाने की बजाय केवल अपने दिमाग को ही प्रिजर्व करवाते हैं। वे मानते हैं कि भविष्य में यदि वैज्ञानिक तकनीक इतनी उन्नत हो जाती है कि वे किसी नई बॉडी में उनके दिमाग को ट्रांसप्लांट कर सकें,
तो उनका दिमाग उसी चेतना के साथ नए शरीर में काम कर पाएगा। हालांकि क्रायोनिक्स तकनीक को लेकर अभी भी कई सवाल बाकी हैं। वैज्ञानिकों को यह समझना होगा कि क्या बॉडी को इतनी लंबी अवधि तक प्रिजर्व करने के बाद उसे पुनर्जीवित करना संभव होगा। इसके अलावा क्या प्रिजर्व किए गए मस्तिष्क में वही चेतना और यादें होंगी? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के वैज्ञानिकों पर निर्भर करेगा। क्रायोनिक्स तकनीक की सफलता को लेकर वैज्ञानिकों और लोगों के बीच कई तरह की धारणाएं और विचारधाराएं हैं। हालांकि अभी तक इस तकनीक का कोई प्रमाणित और पूर्णतः सफल उदाहरण नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ वास्तविक मामलों ने दुनिया का ध्यान इस ओर खींचा है। आज कई लोग और उनके परिवार इस विश्वास के साथ क्रायोनिक्स प्रक्रिया का सहारा ले रहे हैं कि भविष्य में उनके प्रियजन फिर से जीवित हो सकेंगे। सबसे पहला उदाहरण मशहूर अमेरिकी भौतिकशास्त्री और लेखक रॉबर्ट एटिंगर का है, जिन्होंने 1962 में अपनी किताब द प्रोस्पेक्ट ऑफ इमॉर्टैलिटी में क्रायोनिक्स की संभावना के बारे में चर्चा की। उनके विचारों ने लोगों को मृत्यु के बाद जीवन की संभावना के बारे में सोचने पर मजबूर किया। रॉबर्ट एटिंगर को स्वयं उनके निधन के बाद क्रायोनिक्स प्रक्रिया में संरक्षित किया गया था। उनके इस कदम ने क्रायोनिक्स के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाई और लोगों का ध्यान इस अद्वितीय तकनीक की ओर खींचा। दूसरा उदाहरण अल्कोर क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है, जो अमेरिका का एक प्रसिद्ध क्रायोनिक्स संगठन है। इस संगठन ने कई प्रमुख हस्तियों और अन्य लोगों की बॉडीज को प्रिजर्व किया है। इस संस्थान में सैकड़ों लोगों के शवों को -196 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर तरल नाइट्रोजन में रखा गया है। माना जाता है कि इन लोगों की बॉडीज को भविष्य में उस समय जिंदा किया जाएगा जब तकनीक इतनी विकसित हो जाएगी कि इनकी बीमारियों का इलाज संभव हो सके। क्रायोनिक्स के सबसे लोकप्रिय उदाहरणों में से एक है अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी टेड विलियम्स का मामला। उनके परिवार ने उनके शरीर को अल्कोर इंस्टीट्यूट में प्रिजर्व करवा दिया था। उनके इस निर्णय ने मीडिया में भारी चर्चा उत्पन्न की थी। हालांकि यह मामला विवादों से भी जुड़ा रहा, लेकिन इसने क्रायोनिक्स के बारे में लोगों की जिज्ञासा को और बढ़ाया। हालांकि अभी तक कोई पुनर्जीवित नहीं हुआ है, लेकिन लोगों का विश्वास और क्रायोनिक्स तकनीक में आस्था बताती है कि भविष्य में वैज्ञानिक इस दिशा में और अधिक प्रयास करेंगे। हर नया उदाहरण और हर नया मामला इस तकनीक के प्रति लोगों की आशाओं को और बल देता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या एक दिन ऐसा आएगा जब ये प्रिजर्व की गई बॉडीज वास्तव में जीवित हो उठेंगी। क्रायोनिक्स तकनीक विज्ञान की दुनिया में एक बड़ी खोज के रूप में उभर रही है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां और नैतिक सवाल भी जुड़े हुए हैं। यह प्रक्रिया शरीर को ठंडा करके उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने का दावा करती है ताकि भविष्य में उसे फिर से जीवित किया जा सके। हालांकि इस तकनीक में अब भी कई कठिनाइयां हैं। सबसे बड़ी चुनौती शरीर के अंगों और दिमाग को सुरक्षित रखना है। क्रायोनिक्स में शरीर को इतनी ठंड में रखा जाता है कि कोशिकाओं में क्षति होने का खतरा बना रहता है। ये ठंड कोशिकाओं को तोड़ सकती है, जिससे पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया और भी जटिल हो जाती है। दिमाग को सक्रिय रखना भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह केवल शारीरिक संरचना का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी यादें, सोचने की क्षमता और व्यक्तित्व का केंद्र भी है। वैज्ञानिक अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं कि किसी मृत दिमाग को पूरी तरह से कैसे पुनर्जीवित किया जाए और क्या वह अपने पुराने व्यक्तित्व और यादों के साथ वापस आ सकेगा। साथ ही क्रायोनिक्स प्रक्रिया में बहुत खर्च और संसाधनों की जरूरत होती है, जो कि केवल अमीर लोग ही करवा सकते हैं। इससे यह सवाल उठता है कि क्या यह तकनीक सभी के लिए उपलब्ध हो सकेगी या केवल कुछ चुनिंदा लोग ही इसका फायदा उठा पाएंगे। इस तकनीक से जुड़े नैतिक सवाल भी गंभीर हैं। क्या यह सही है कि मृत्यु को चुनौती देकर किसी व्यक्ति को दोबारा जीवित किया जाए? मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है जिसे कई लोग स्वीकार करते हैं। अगर हम मृत्यु को विज्ञान के माध्यम से हराने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं? कुछ लोग इसे मानवता के विकास का प्रतीक मानते हैं, जबकि दूसरों का मानना है कि हमें जीवन के इस प्राकृतिक चक्र को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मृत्यु के बाद की जिंदगी क्या होगी, यह सोचकर भी कई लोगों को अजीब लगता है, क्योंकि उस समय तक समाज और उसके नियम काफी बदल चुके होंगे। दोबारा जीवित होने पर एक व्यक्ति अपने आप को एक अलग और अजनबी दुनिया में पा सकता है, जहां उसके प्रियजन और दोस्त शायद उसके साथ न हो। यह सवाल भी सामने आता है कि ऐसे में वह व्यक्ति समाज में कैसे घुलेगा मिलेगा। फिर भी क्रायोनिक्स पर हो रही रिसर्च ने दुनिया को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर किया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले 50 से 100 सालों में यह तकनीक इतनी उन्नत हो जाएगी
कि संरक्षित किए गए शरीर को सुरक्षित तरीके से पुनर्जीवित किया जा सकेगा। जैसे जैसे तकनीक में सुधार होगा, वैज्ञानिक शरीर को ठंडा करने के और भी सुरक्षित तरीके ढूंढेंगे ताकि कोशिकाओं को कम से कम नुकसान पहुंचे। कुछ वैज्ञानिक तो यह भी मानते हैं कि इस तकनीक के सफल हो जाने पर इंसान मृत्यु को ही हरा सकता है और एक नए युग में प्रवेश कर सकता है। अंत में यह कहना मुश्किल है कि क्रायोनिक्स तकनीक वास्तव में कितनी सफल होगी। यह तकनीक हमें एक नई सोच और नई उम्मीद जरूर देती है, लेकिन इसके सफल होने के लिए विज्ञान को बहुत दूर तक जाना होगा। अगर एक दिन ऐसा होता है कि हम मृत्यु को भी मात दे सकें, तो यह एक अद्भुत घटना होगी। लेकिन क्या हमें सच में मृत्यु को चुनौती देनी चाहिए? क्या मृत्यु के बाद भी जीवन का प्रयास इंसान के लिए उचित है, या हमें प्रकृति के इस नियम को उसी रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही दे पाएगा।